नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 18वां टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मानव वन्य जीव संघर्ष मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे पहले जो 17 टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अनुसार वो मैंने इसी प्लेलिस्ट में करवा दिए हैं, और जिन लोगों को इन क्लासेस की PDF चाहिए उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है, इसमें हम लोग जो इंसान है और जानवरों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है, अब उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि जानवर या तो अपना आवाज़ छोड़ के आ रहे हैं इंसानी बस्तियों के आसपास, तो किस लिए आ रहे हैं, या जो मनुष्य है वो जा रहा है जानवरों के क्षेत्र में, तो इसके कारण क्या हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस सभी पहलुओं को हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार जो डेफिनीशन है इसकी, या इसको परिभाषित जो किया गया है वो हम लोग देखेंगे कि FAO ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से बताया है। लिखा है, मानव और वन्य जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की अंतरक्रिया मतलब इंटरैक्शन जिसके परिणाम स्वरूप मानव के सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन पर, तो इंटरैक्शन हुआ ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में, तो उससे मानव के सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उसमें कोई असर पड़ा। या लिखा है, वन्य जीव आबादी के संरक्षण पर, या इससे इंटरेक्शन से वन्य जीवों की आबादी पे कोई असर पड़ रहा है, अथवा पर्यावरण या एनवायरनमेंट पे यदि निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको मानव वन्य जीव संघर्ष कहा जाता है। तो इसमें जो निगेटिव इफेक्ट है वो किसी पे भी पड़ सकता है, ह्यूमंस पे हो सकता है, जानवरों पे हो सकता है, या पर्यावरण पे हो सकता है। तो तीनों पहलुओं को हम लोग इसमें कवर करते हैं। अगला एक पॉइंट इसमें और लिखा है, मानव वन्य जीव संघर्ष उन क्षेत्रों में होता है जहां वन्य जीव और मानव आबादी ओवरलैप होती है। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वन्य जीव और मानव साथ साथ रहते हैं, मतलब वो ऐसे एरिया पे ये ज़्यादा होता है जहाँ पे जंगली जानवर भी रहते हैं और इंसान भी रहते हैं, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों की सीमाएं भी शामिल हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, उनकी बाउंड्रीज भी इसमें आती हैं। ये मानव और वन्य जीव दोनों के लिए हानिकारक हैं। तो इस केस में मानव और जो वन्य जीव हैं वो दोनों निगेटिवली इफेक्ट होते हैं इस ओवरलैपिंग एरिया से। अब हम लोग मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण देखेंगे कि जो मानव वन्य जीव संघर्ष है वो किन किन कारणों की वजह से हो रहा है। एक लाइन लिखी है इसमें, मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण विविध और साइट विशिष्ट हैं। विविध का मतलब कई सारे, तो मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के जो कारण है वो कई हैं और साइट स्पेसिफिक हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के होते हैं। पहला जो इसमें दिया गया कारण वो है पर्यावास का विखंडन, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं ना उनका ख़त्म होना। तो जंगलों की कटाई तेजी से हो रही है, तो जो जानवर है ना उनका जो आवास है वो ख़त्म हो रहा है। एक ये कारण है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, विकास और जनसंख्या वृद्धि के कारण वृहद अधिवासों का विखंडन और वन क्षेत्र के आकार में संकुचन के परिणाम स्वरूप वन्य जीवों के प्राकृतिक पर्यावास की क्षति हुई है। अब डेवलपमेंट हो रहा है और जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी ग्रोथ भी तेज़ी से हुई है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन को पार कर गई है। तो इसमें लिखा है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से जो बड़े आवास हैं जंगली जानवरों के और जो वन क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम हो गया है। तो वो सीधी सी बात है, जब उनका नेचुरल पर्यावरण कम हो जाएगा तो वो अपने आप कांटेक्ट में आएंगे इंसानों के। अगला कारण लिखा है, शिकार किए जाने वाले जीवों
की आबादी में कमी। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनका शिकार करते हैं कौन? मांसाहारी जीव जंतु, जो फूड चेन में ऊपर होते हैं, वो नीचे वाले जीवों का, फूड चेन में जो नीचे होते हैं जीव, उनका शिकार करते हैं। तो जो फूड चेन में नीचे जीव है ना, उनको इंसानों के द्वारा खाया जा रहा है और कई चीज़ों के लिए मारा भी जा रहा है, तो शिकार की कमी हो रही, इस वजह से भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। लिखा है शाकाहारी जीवों के अवैध शिकार से कम होते हुए शिकार आधार के कारण मांसाहारी जंतु शिकार की खोज में वनों से बाहर निकल रहे हैं। तो शाकाहारी जीवों के अवैध शिकार मतलब इलीगल हंटिंग ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। इसकी वजह से जो शिकार का आधार है, मतलब जो फूड चेन में ऊपर के जीव जंतु हैं ना, उनके लिए कम नीचे जीव जंतु मिल रहे हैं, उसी को बोलते हैं शिकार आधार। लिखा ना, कम होते शिकार आधार, तो जो बेस है वो कम हो रहा है। तो जो मांसाहारी जंतु हैं वो अपने शिकार की खोज में वन से बाहर निकल रहे हैं, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से बढ़ रहा है। अगला रीजन है पशु चराई, जो तेजी से कैटल ग्रेजिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से जो चरागाह हैं वो भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। तो क्या लिखा है, नील गाय जैसे वन्य जंतु खाद्य चारे की खोज में कृषि क्षेत्रों में विचरण करते हैं, जिससे फसलों को क्षति पहुंचती है। परिणाम स्वरूप किसानों की आजीविका प्रभावित होती है। तो कई जीव जंतु ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं, लेकिन वो घास फूस पे जीवित रहते हैं। वहाँ पे घास कम हो रही है, चरागाह जंगलों में कम हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो आ जाएंगे जहाँ पे मानव रह रहा है उस एरिया में। उसका प्राइम एग्जाम्पल है नीलगाय। नीलगाय तो कई सारे लोगों ने देखा भी होगा, और ये फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। अगला जो रीजन है, सड़क परिवहन और ट्रेनों से होने वाली दुर्घटनाएं। जो रोडवेज हैं और जो ट्रेन्स हैं वो पास होती हैं वनों से, उसकी वजह से भी कई जंगली जीव इनकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लिखा, वन क्षेत्रों में सड़कों और रेलवे ट्रैक जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं की बढ़ती संख्या जंतुओं के स्वतंत्र विचरण को प्रतिबंधित करती है, जिससे मानव पशु संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है भूमि उपयोग में परिवर्तन। को जो लैंड यूज पैटर्न है ना, वो भी चेंज हो रहा है। इसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो ये किस तरह से बढ़ रहा है देखते हैं। कृषि और बागबानी भूमि के विकास हेतु एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर लैंड है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की आबादी इतनी ज़्यादा है और उनको फीड करने के लिए जो कृषि क्षेत्र है और जो बागबानी एरिया है वो बढ़ रहा है। इसके हेतु लिखा है, मानव द्वारा संरक्षित वन खंडों के वृहद क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस बढ़ती आबादी की वजह से जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, उसके कई जो छोटे छोटे रीजन है वहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अगला है इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन होता है जो बिजली की तारें हैं ना, एक की चपेट में जो जीव जंतु आ जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। लिखा है, कुछ जंतुओं की मृत्यु कम ऊंचाई वाले तारों अथवा विद्युत के बाढ़ की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये दो तरह से मतलब जो जंगली जानवर हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। पहला तो जो तार पास हो रहे हैं उनकी ऊंचाई कम है, या दूसरा कई जगह ऐसे बाड़ों का प्रयोग किया जाता है जो जंगली जानवरों के लिए घातक होते हैं। मतलब वो निकल रहे हैं, उन्होंने उसको देखा नहीं और टच कर गया तार। लोग क्या करेंगे, अपनी क्षेत्र को बचाने के लिए बाहर इस तरह की बिजली की लाइनें तार बना देते हैं कि उसकी चपेट में आ जाने से उसमें जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। अगला लिखा है पर्यटन। जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है ना वो भी बढ़ रही हैं। अब गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए टूरिज्म एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट कर रही है, लेकिन इसका जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से जो जंगली जानवरों का एरिया है ना वो वहाँ पे बाहर से अतिक्रमण महसूस कर रहे हैं। लिखा है, उचित दिशा निर्देशों के बिना पारिस्थितिक रूप से असंवेदनशील पर्यटन
जंतु अधिवासों को अव्यवस्थित करता है, जिससे मानव पशु संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। अब लोग जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है ना, वहाँ पे जाके मतलब जो एरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, कई जगह पैसा दे के भी चले जाते हैं। तो उसके कारण जो वहाँ के जीव जंतु हैं ना, वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये हो गए जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसके प्रमुख कारण। अब हम लोग देखेंगे जो संघर्ष हो रहा है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, वो किस तरह का है और उसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, वो देखते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष में प्रजातियों की एक विशाल विविधता शामिल है। मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें अलग अलग तरह की जो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं वो शामिल है और विभिन्न प्रकार की स्थितियों में होती हैं। जो मैं बताया ना शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा, साइट स्पेसिफिक, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ये संघर्ष होता है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मूर्त और अमूर्त मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल रिजल्ट्स को प्रभावित करता है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये 5 तरह का लिखा हुआ है संघर्ष का प्रकार, उसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं। तो जो सबसे पहला है वो है फसलों का विनाश। तो फसलों का विनाश हो रहा है, उसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं? हाथी, जंगली सूअर, पक्षी, दरियाई घोड़ा मतलब हिप्पोपोटेमस, चूहे और नीलगाय, ये सब फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है पशुधन पे हमला। तो जो लाइव स्टॉक है ना, उस पर हमला करते हैं। तो ये बड़े जानवर हैं जो जिसमें शेर, भेड़िया, तेंदुआ, हायना और जगुआर आदि शामिल हैं। अगला जो प्रकार है वो है मानव मृत्यु और चोटें। तो ह्यूमन डेथ्स एंड इंजरीज, तो ये हो रही हैं मगरमच्छों की वजह से। तेंदुए इसमें शामिल हैं, बाघ, हाथी, शेर, दरियाई घोड़ा आदि। अगला है वो है सड़क दुर्घटनाएं। तो सड़क दुर्घटनाएं ये एक्टिविटीज़ है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मानव को ही इंजरी हो, इसमें जीव जंतुओं को भी हो सकती है। तो जो सड़क दुर्घटना है ना, इसमें हिरण, अब रोड पास हो रहे हैं और जो ट्रेन की लाइंस हैं वो वनों से पार हो रही हैं, तो कई बार देखा होगा कि ट्रेनों के आगे आ जाते हैं हाथी और कई दूसरे जानवर, तो कट के उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही हाईवेज में होता है, तेज़ी से जा रहे हैं वाहन और रोड क्रॉस करने के चक्कर में जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें हिरन आते हैं, एंटीलोप्स आते हैं। एंटीलोप्स भी एक हिरण की एक प्रजाति है। मॉसेस भी आते हैं, ये भी एक जानवर है, इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, यदि पता करना है कि मॉसेस क्या होते हैं। और जंगली सूअर हैं, वो भी आते हैं इसमें। अगला है जूनोटिक रोगों का संचरण। मतलब कई ऐसी जेनेटिक डिजीज हैं जो भी फैलती हैं, तो इसमें जो फैलाने में जो जीव जंतु शामिल हैं वो हैं चूहे, जंगली सूअर, पक्षी, लोमड़ी और सियार। तो ये हम लोगों ने देखा किस किस तरह के संघर्ष होते हैं और उसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं। अब हम लोग कुछ मामलों का अध्ययन करेंगे कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उससे एक्चुअल में कुछ रिपोर्ट हैं, उनके आधार पर अध्ययन करके बताया गया है कि क्या क्या नुकसान है। तो पहला केस है दक्षिण जिम्बाब्वे, सदर्न जिम्बाब्वे का। ये दक्षिणी जिम्बाब्वे है ना, ये एक अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना उसका एक देश है। लिखा है यहाँ पर अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2016 के बीच कृषि आधारित समुदायों का वार्षिक नुकसान लगभग $800 प्रति घर था, जो कि फसल पर हमला और पशुओं के शिकार के कारण था। तो यहाँ पे एक स्टडी करके एक अनुमान लगाया गया कि 2014 से 2016 2 सालों के बीच की बात है, मतलब इसके बीच में स्टडी की गई कि जो कृषि पे बेस्ड जो कम्युनिटीज़ हैं, जो कृषि पे आधारित हैं, उनको हर साल लगभग $800 का नुकसान हो रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है? फसल पे हमला जो कर रहे हैं जीव जंतु या उनके जो पशु हैं उन पे जो शिकार हो रहा है। तो जो लोग पालते हैं ना घरेलू जीव जंतु, उनको भी खाते हैं और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो इससे हर घर की बात हो रही है, एनुअल 1 साल का नुकसान है ये $800।
$800 उतना ज़्यादा ना लग रहा होगा, लेकिन जो जिम्बाब्वे है ना, अफ्रीका देश में काफ़ी गरीब देश है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा है वैल्यू। दूसरा केस भारत के लिए लिखा है मानव हाथी संघर्ष। अब भारत में मानव हाथी संघर्ष कई जगह पे है, इसमें मेनली असम आता है। यहाँ पे लिखा है मानव हाथी संघर्ष के कारण 2015 से 2018 ये 3 सालों के बीच का डेटा लिखा है 1713 से अधिक लोगों और 373 हाथियों की मौत हुई। तो भारत में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2015 से 2018 के बीच 1713 लोगों की मृत्यु हुई और 373 हाथियों की मृत्यु हुई। अगला जो केस है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, मतलब यूएसए का। यूएसए में हर साल लिखा है 1 से 2 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख से 20 लाख बड़े जानवर राजमार्गों मतलब नेशनल हाईवे पर मारे जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि यूएसए का जो रोड नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। तो अब रोड जो निकले हैं वो बहुत सारे जंगली एरिया से भी, वनों से भी निकले हैं, तो वहाँ पे तेज़ी से वाहन गुजरते हैं और उसकी चपेट में बहुत सारे जानवर आते हैं, इसलिए नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। 10 लाख से 20 लाख जानवर प्रति या हर साल की बात हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 200 मानव मृत्यु मतलब 200 लोगों की डेथ होती है और 30,000 के करीब चोटें आती हैं। 30,000 के करीब लोगों को चोटें आती हैं, जिसकी वार्षिक लागत 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसकी वजह से जो नुकसान है वो लगभग 800 बिलियन यूएस डॉलर, काफ़ी बड़ी है। मिलियन मतलब 10 लाख और बिलियन का मतलब 1000 गुना उसका कर दो, और ऐसे ट्रिलियन और फिर उसका 1000 गुना कर दो, तो 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 1 बिलियन का मतलब अभी आप ये समझ लो 8,000 करोड़ रुपए है। 1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए, तो अभी 800 बिलियन है, तो 800 करोड़ रुपए में 800 का मल्टीप्लाई कर लो, उतने करोड़ रुपए हो गए आपके। अब हम लोग देखेंगे की मैनेजमेंट अप्रोचेज कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको कम करने के लिए हम लोग कुछ प्रबंधन दृष्टिकोण, जो मैनेजमेंट अप्रोच है वो कौन सा फॉलो कर सकते हैं। इसने लिखा है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तो जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है इन वजहों से। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, संरक्षण के जो कंजर्वेशन के जो प्रयास किए गए हैं वो मजबूत करने, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को पाने के लिए। तो इसमें कई सारे पॉइंट लिखे हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए। लिखा है पहला, वन्य जीवन के बढ़ते लाभ। तो जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है ना, मतलब उसके बहुत सारे लाभ हैं, तो इसलिए इनका मैनेजमेंट आवश्यक है। तो इसमें लिखा है पर्यटन, मनोरंजन और राजस्व साझा करना, तो इन सब का मैनेजमेंट आवश्यक है। दूसरा है पशुधन और खेती, मतलब लाइव स्टॉक और जो फार्मिंग है इसका भी मैनेजमेंट आवश्यक है। तो इसके लिए आप फसल चक्र अपना सकते हैं, रखवाली कर सकते हैं, सुरक्षा कॉलर कर सकते हैं। सुरक्षा कॉलर मतलब जानवरों में गले में एक सुरक्षा कॉलर बना दिया जाता है उसकी लोकेशन का पता करने के लिए और उसकी एक्टिविटीज़ का अध्ययन करने के लिए। टीकाकरण आप वैक्सीनेशन अपना सकते हैं जिससे जानवरों की डेथ कम हो। व्यवहार संशोधन, जो अपनी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ है ना उनको भी चेंज करना आवश्यक है। तो इसके लिए आप लोगों को का स्थानांतरण सही तरीके से कीजिए और लोगों की एक्टिविटीज़ में भी नियंत्रण कीजिए। शिक्षा, उनको एजुकेट कीजिए, उनको जागरूक करिए लोगों को और उनको ट्रेनिंग प्रदान करिए। अगला है भूमि उपयोग की योजना, जो लैंड यूज पैटर्न है ना उसको भी, उस प्लानिंग अच्छी ज़रूरी है। तो इसके लिए बेस्वाद फसलें, मतलब ऐसी फसलें जिनको जानवर नहीं खाते हैं उसको आप लगा कर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं कि जो जानवर है ना उन फसलों को खाने आएंगे नहीं, तो अंदर का एरिया सुरक्षित हो जाएगा। आवास संशोधन, जो हैबिटेट है ना उसको भी अपना ऐसा रखना चाहिए कि वो जानवरों के कांटेक्ट में ना आए। शिकार और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, तो जो हंटिंग है और जो इकोसिस्टम है उसका भी मैनेजमेंट आवश्यक है।
गैर घातक नियंत्रण, मतलब ऐसा कंट्रोल जो घातक ना हो। तो इसमें स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, रोग प्रबंधन रोगों से जानवरों को बचाना, और प्रजनन नियंत्रण मतलब ब्रीडिंग को कंट्रोल करना, ये शामिल है। आगे लिखा है आर्थिक। तो आर्थिक मैनेजमेंट में आता है मुआवजा, बीमा, इंश्योरेंस और वैकल्पिक आय। तो ये उनके लिए है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके लिए मुआवजा देना, मुआवजे की सुविधा होनी चाहिए यदि जंगली जानवरों से उनकी फसल या लाइव स्टॉक का नुकसान हो रहा है। इंश्योरेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, और यदि ऐसा फसल का नुकसान हो जाए तो वैकल्पिक आय का भी साधन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है भौतिक अलगाव, मतलब फिजिकल बैरियर, मतलब जो जंगली जानवर है ना और मनुष्यों के बीच में कुछ ऐसा फिजिकल बैरियर होना चाहिए जिससे दोनों आपस के कांटेक्ट में ना आए। तो इसके लिए बाड़ लगा सकते हैं, जोनिंग कर सकते हैं, निवारक मतलब डिटेरेंट्स, कुछ ऐसा निवारक यूज़ कर सकते हैं जिससे जो जंगली जानवर है ना वो मानव बस्तियों में प्रवेश ना करें, और विकर्षक रिपेलेंट्स। तो ऐसा ही सेम दोनों चीज़ें हैं लगभग, ऐसी कुछ चीज़ें आप यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से जो जंगली जानवर है ना बस्तियों की तरफ ना आए। अगला है शासन, मतलब जो गवर्नेंस है ना वो भी ज़रूरी है। उसमें आप लॉज बना सकती है गवर्नमेंट, कुछ पॉलिसीज, हितधारक जुड़ाव, जो स्टेक होल्डर्स है ना उनके भी हितों को ध्यान में रखना जरूरी है, और भागीदारी योजना मतलब पार्टिसिपेशन प्लानिंग भी ज़रूरी है। काफ़ी डीप में मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको इसको कई बार पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, नॉर्मल ओवरऑल तो लोगों को पता रहता है, लेकिन आपको कई बार इसको पढ़ना है। क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, अब किस तरह से क्वेश्चन बनेगा ये तो तभी पता चलेगा जब पेपर आपके सामने आएगा। इसमें अगला पॉइंट लिखा है मानव वन्य जीव संघर्ष के सफल प्रबंधन के लिए दृष्टिकोणों के अंतः विषयक सेट और इसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल कारणों की गहन की समझ की आवश्यकता है। तो मतलब आपको यदि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है तो इसके मूल कारणों की गहन समझ होनी चाहिए, और प्रभावित होने वाले समुदायों की मूल्य जो संरचना है वो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय समाधान, मतलब कुछ ऐसे केस देखेंगे जहाँ पे सरकारों ने या लोगों ने लोकल लेवल पे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 केस देखेंगे। तो जो पहला केस है उसमें है केन्या में आपस में जुड़े मधुमक्खी के छत्ते, मतलब केन्या ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है केन्या। तो केन्या में इंटरकनेक्टेड बी हाइव्स, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी पालन किया गया तो मधुमक्खी के छत्ते इंटरकनेक्टेड ऐसे रखे गए वहाँ पे जिससे कि जंगली जीव है ना वो अंदर के एरिया में प्रवेश ना करें। तो देखते हैं क्या लिखा है। 2012 से 15 के बीच ये लिखा है तसावो ईस्ट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है वहाँ का केन्या का। तो वहाँ के लिखा है कि इसके बगल में 10 परीक्षण फार्मों मतलब टेस्टिंग रेंज बनाई गई 10, उसके आसपास 131 आपस में जुड़े मधुमक्खी के छत्ते लगाने के बाद खेती के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 253 हाथियों में से 70% मधुमक्खी के छत्ते की बाढ़ से बाहर रहे थे। तो 2012 से 15 के बीच इस जो तसाओ ईस्ट नेशनल पार्क है इसके पास में 10 टेस्टिंग फार्म्स हैं उनको बनाया गया और 131 छत्तों को इंटरकनेक्ट करके इसके आसपास लगाया गया। तो लगभग 253 हाथियों ने इस एरिया के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, जिसमें से लगभग 80% है ना वो रुक गए, मतलब जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। दूसरा लिखा है ब्राज़ील में जगुआर इको टूरिज्म। तो ब्राज़ील ने जगुआर है ना बिल्कुल ये बाघ की तरह होता है, लेपर्ड, जगुआर और टाइगर ये एक ही कैटेगरी के हैं, बिग कैट्स में आते हैं। तो ब्राज़ील की सरकार ने जगुआर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया। तो इस केस को देखें क्या लिखा है। 2015 में जगुआर इको टूरिज्म से प्राप्त होने वाले लाभों ने वार्षिक राजस्व का 26 गुना अधिक प्राप्त किया, जो पशुपालकों को होने वाले वार्षिक पशुधन के नुकसान से अधिक था। इनका कहने का मतलब है कि ब्राज़ील की सरकार ने जगुआर इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया,
जिससे कि जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ वो नुकसान की अपेक्षा 56 गुना अधिक था। अब जंगल इको टूरिज्म को आप प्रमोट करेंगे तो वो जो जीव जंतु हैं वो कई जानवरों को भी खाएंगे, तो कुछ तो नुकसान होगा वहाँ के लाइव स्टॉक को, लेकिन उससे जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है, 56 गुना। तीसरा जो मॉडल है, तीसरा केस है वो असम के सोनितपुर मॉडल का। ये इंडिया का है, असम राज्य के सोनितपुर जिला पड़ता है, वहाँ पे एक सोनितपुर मॉडल डेवलप किया गया था। उसके बारे में क्या लिखा है, असम के सोनितपुर जिले में जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे हाथियों और मानव के मध्य संघर्ष बढ़ गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जंगल है ना असम में काफ़ी तेज़ी से कम हुए हैं, जिसकी वजह से जो हाथी और इंसानों के बीच जो संघर्ष है काफ़ी बढ़ गया। लिखा इसके समाधान हेतु WWF इंडिया ने 2003 से 4 के दौरान सोनितपुर मॉडल डेवलप किया। तो जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ना, इसकी इंडिया की यूनिट ने 2003 से 4, काफ़ी पुरानी बात है, 2003-4 के दौरान सोनितपुर मॉडल को डेवलप किया। इसमें क्या लिखा है, जिसमें विभिन्न समुदायों के सदस्यों को राज्य वन विभाग से जोड़ा गया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इनको जोड़ा गया। इन लोगों को हाथियों को फसलों से सुरक्षित रूप से दूर भगाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया कि किस तरह से वे हाथियों को अपने एरिया से दूर भगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया वो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट में देखेंगे। तो लिखा है WWF इंडिया ने हाथियों से फसलों की सुरक्षा को आसान बनाने के लिए कम लागत वाली सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक धागे वाली, गैर घातक, मतलब जो हाथियों के लिए घातक नहीं थी, बिजली की बाड़ विकसित की। तो एक बिजली का बाड़ विकसित की जो एक तार वाली थी और जो कम लागत में बन सकती थी, ये WWF इंडिया ने डेवलप किया। तो लिखा है कि इस अगले पॉइंट में इस मॉडल के लागू होने के फलस्वरूप फसलों का नुकसान लगभग शून्य हो गया और मानव और हाथियों की मौतों में काफ़ी कमी आई। तो ये जो बाढ़ थी ना ये काफ़ी इफेक्टिव हुई और जो फसलों को नुकसान है वो लगभग शून्य हो गया, और जो डेथ का केस है जो ह्यूमन और एलिफेंट का वो भी काफ़ी कम हो गया। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के उपाय। तो एक जनरलाइज्ड केस में देखा जाए तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मानव वन्य जीव संघर्ष को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं। तो पहला उपाय है बायो फेंसिंग बैरियर, मतलब आप बायो फेंसिंग बैरियर का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है, लिखा है इलेक्ट्रिक फेंसिंग के स्थान पर। अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर जो WWF इंडिया ने इलेक्ट्रिक फेंसिंग डेवलप की, तो वो उन्होंने रिसर्च करके डेवलप की कि वो जो हाथी थे उनके लिए खतरनाक नहीं थी। उनको झटका ऐसा हल्का सा लगता होगा तो हाथी वहाँ से पास में नहीं आते होंगे। और ऐसे जनरली लोगों को कुछ आइडिया होता नहीं कि जो तार लगा रहे हैं उसमें कितना वोल्टेज का करंट वो फ्लो करें, और पता चला ज़्यादा हो गया और उसके कांटेक्ट में जो जीव जंतु है उनकी मौत हो गई इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से। तो लिखा इलेक्ट्रिक फेंसिंग के स्थान पर लेमन ग्रास, रामबांस और मिर्च जैसे बायो फेंसिंग बैरियरों का उपयोग करना। ये आप लगा सकते हैं। लेमन ग्रास तो आप लोगों ने सुना होगा, इसको जानवर खाते नहीं, अजीब महक आती है तो इसके पास भी नहीं आते। ऐसे ही रामबांस और मिर्च, इस तरह के आप पौधे लगा सकते हैं जो बायो फेंसिंग बैरियर का काम करेंगे, जो कृषि क्षेत्रों और वन गांवों में वन्य जीवों को हमलों को रोकने के लिए किफ़ायती एवं पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। तो ये किफ़ायती भी हैं और पर्यावरण इको फ्रेंडली भी हैं। दूसरा उपाय लिखा है वो है हरित आवरण में वृद्धि। तो जो ग्रीन कवर है ना उसको बढ़ाया जाए। तो लिखा है वनाच्छादन को बढ़ाने हेतु खुले निम्नीकृत वनों, प्राचीन वृक्षारोपणों, जल स्रोतों के निकट की भूमि का उपयोग करना जो वन्य जीवों और स्थानीय लोगों के आजीविका सृजन के लिए लाभप्रद है। तो ये ग्रीन कवर बढ़ेगा तो उसमें फॉरेस्ट भी आएगा और बाकी ग्रास वाला एरिया भी होगा। तो जीव जंतु के जो आवास है वो जो कम हो गया है वो यदि आप बढ़ाएंगे तो अपने आप जीव जंतु कांटेक्ट में नहीं आएंगे इंसानों के। अगला लिखा है वन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और जल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना। तो जो वन है ना वहाँ पे यदि
जंगली जानवरों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था यदि होगी तो वो क्यों जाएंगे अपना एरिया छोड़ के। तो यही लिखा है कि यह शिकार या जल के लिए मानव बस्तियों में वन्य जीवों के प्रवेश में कमी लाने हेतु आवश्यक है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक किया गया है। तो इस तरह का जो प्रयोग है वो छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक किया गया है। या आप जो जंगली जीव है ना उनको उन्हीं के आवास में भोजन और पानी उपलब्ध करा दीजिए तो वो इंसानी बस्तियों में नहीं जाएंगे या कम जाएंगे। इसी में एक पॉइंट लिखा है वन्य जीव गलियारे मतलब वाइल्ड लाइफ पासेस डेवलप करना, अंडरपास बनाना, ओवरपास बनाना। अंडरपास जैसे अभी ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना इसमें कई सारे अंडरपास बनाए गए हैं, मतलब ऊपर से उसके जानवर निकल जाएंगे, नीचे से अंडरपास बना दिया जिससे कि आप रोड बना दिया गया है। तो जो उनका जो नेचुरल पर्यावरण है वो ऐसा का वैसा बना रहेगा। तो अंडरपास और ओवरपास है ना वो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चेक गेट और पुलों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनका रखरखाव सुनिश्चित करना, साथ ही उन्हें अधिसूचित वन क्षेत्र घोषित करना। ये आप बना सकते हैं और उनको प्रोटेक्टेड एरिया भी घोषित करना। इससे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी कम होगा। अगला लिखा है तकनीकी नवाचार मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, शेरों, बाघों, हाथियों, ओलिव रिडली कछुओं आदि की गतिविधियों की निगरानी है तो बायो एकॉस्टिक ये एक यंत्र है। ऐसे रेडियो कॉलर, जीपीएस और सैटेलाइट अपलिंक सुविधाओं पर आधारित उपकरणों का प्रयोग आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिससे आप जानवरों को ट्रेस करने में आसानी होती है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। अगला लिखा है क्षमता निर्माण कार्यक्रम। जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है वो भी जरूरी है। लिखा है मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्याओं का समाधान करने हेतु तो पुलिस अधिकारियों और वन रेंजरों को उचित दिशा निर्देशों के साथ प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उनकी संख्या होनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग पर्याप्त होनी चाहिए सही मात्रा में, जिससे ये कम हो सकता है। अगला है बहुहितधारक दृष्टिकोण। तो जो जंगल है ना वन है उन पे कई सारे लोगों का आजीविका निर्भर है, तो उनके जो राइट्स है ना उनको भी ध्यान में रख के डेवलप किया जाना चाहिए स्टेप्स जो हैं। लिखा पारंपरिक ज्ञान के उपयोग, अनुसंधान और अकादमी संस्थाओं की सहभागिता तथा मानव वन्य जीव संघर्ष परिस्थितियों का प्रबंधन करने में विशेषज्ञता रखने वाले प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना। तो इसके लिए जो वन में रहने वाले लोग हैं उनके आप पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और रिसर्च जो है ना और जो एकेडमिक्स हैं ना उनमें रिसर्च भी कर सकते हैं और जो लोग या संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करके भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। जितना इस टॉपिक में मटेरियल होना चाहिए मोर देन सफिशिएंट मैंने अपने हिसाब से करवा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।